तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि डेनमार्क के एक व्यापारिक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश हुतियों द्वारा की जाती है। उसी समय डेनमार्क का ये जहाज अपने लिए मदद मांगता है और मदद की सिग्नल रिसीव करता है अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी वहां पर अपने नेवल हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करती है। इन हेलीकॉप्टर्स को आते देख हुती आतंकी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद 34 मिनट तक अमेरिकन नेवी एक ऑपरेशन चलाती है, जिसके तहत 3 नौकाओं को, जो कि हुती विद्रोहियों की थी, जिसमें हुती विद्रोही बैठे भी थे, उन्हें डिस्ट्रॉय करके पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। हालांकि बताया जाता है कि यहाँ पर कुल 4 नौकाएं थी, जिसमें से एक नौका वापस भागने में सफल हुई। और इसी दौरान जो कल तक नंबर डिस्क्लोज नहीं हुए थे मॉर्निंग तक, आज बताया जा रहा है कि कुल 10 हुती आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जो कि काफी रिलीफ की खबर थी। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए, ये कार्रवाई करना अमेरिका द्वारा काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड इससे बाधित हो रहा है। और इसी के लिए एक संयुक्त रूप से टास्क फोर्स बनाने की बात अमेरिका द्वारा की गई थी, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन की तरफ से। लेकिन देखा ये जा रहा था कि ज्यादातर देश इसमें इच्छा जाहिर नहीं कर रहे थे और इस टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बन रहे थे। एक ब्रिटेन वगैरह को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी अपनी प्रतिबद्धता नहीं जता रहा था। इसके पीछे का कारण यही था कि किसी को भी अमेरिका पे भरोसा नहीं था। सबको लग रहा था कि अमेरिका हमें फंसाकर खुद बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको बताते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक्चुअली अमेरिका इस ऑपरेशन के बाद इस इलाके से कन्नी काट के निकलने की व्यवस्था कर चुका है। जी हाँ, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 19 दिसंबर के दिन अमेरिका के विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक एक समुद्री पहल शुरू करते हैं, जिसके तहत रेड सी में आने जाने वाले सभी व्यापारिक जहाजों की रक्षा करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और इस टास्क फोर्स में अमेरिका के अलावा यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन शामिल थे। इसके अलावा बताया ये जा रहा था कि अमेरिका के जो प्रमुख सहयोगी हैं, जिनका नाम इस टास्क फोर्स में तो नहीं है, लेकिन वो मदद प्रोवाइड करवाएंगे, इनमें जापान का नाम था, सऊदी अरेबिया का था, ऑस्ट्रेलिया का था। लेकिन देखने के लिए ये मिला कि इनमें से कोई भी देश इस काम में अमेरिका का सहयोगी बनने नहीं आया, जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटेन को छोड़कर। जैसे कि अगर मिडिल ईस्ट के देशों की बात की जाए तो बहरीन केवल एकमात्र ऐसा देश था जो कि अमेरिका को सहयोग दे रहा था। वो भी इसलिए कि अमेरिका की नौसेना बहरीन में मौजूद रहती है। बाकी मैक्सिमम मिडिल ईस्ट के देशों ने इजराइल का बहाना बनाकर, पैलेस्टीन का बहाना बनाकर इस अभियान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से डायरेक्टली ये कहा गया था कि हम रेड सी में किसी भी ऑपरेशन का एक तरफा हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके अलावा अगर इटली की बात की जाए तो इटली का केवल एक वॉरशिप यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, जिसे इटली ने खुद कंफर्म किया कि ये टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे व्यापारिक जहाजों के मालिकों द्वारा आग्रह किया गया था। इस वजह से उनकी सुरक्षा के लिए हम ये वॉरशिप यहाँ पर भेज रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भारतीय नौसेना द्वारा भेजा गया। भारतीय नौसेना टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वॉरशिप डिप्लॉय किए गए हैं ताकि भारत के फ्लैग वाले जितने भी जहाज हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ठीक इसी तरह का स्टेप इटली ने भी लिया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़े अलाई में से एक है। इसके अलावा अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो उसने स्पष्ट कर दिया कि केवल 2 स्टाफ अधिकारी हम लोग भेज सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। नॉर्वे ने कहा कि हम लोग 10 नौसेना अधिकारियों को भेजेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा डेनमार्क की बात की जाए, जिसकी व्यापारिक जहाज को बचाने के लिए अमेरिका द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, उस डेनमार्क ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि केवल एक नौसैनिक अधिकारी हम लोग भेज सकते हैं, इसके अलावा कोई मदद नहीं दी जाएगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका क्यों बार बार चाह रहा था कि भारतीय नौसेना इस टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाए और अमेरिका की मदद करे। कारण यही था कि कोई भी अन्य देश इनकी मदद के लिए आगे आ ही नहीं रहा था। सबको पता था कि अमेरिका बीच से कन्नी काट के निकल जाएगा और पूरा ऑपरेशन हमारे कंधों पर ढोल देगा। उसके बाद जो इंटरनेशनल दबाव आएगा उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुतियों से कोई डरता नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर आता है उससे सब लोग डर रहे थे। और दोस्तों, अब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, दरअसल जब इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद अमेरिका द्वारा अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में डिप्लॉय किया गया था, जिसका नाम यूएसएस गोराल्डार फोर्ड है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी देश के साथ ये अकेले युद्ध लड़के उस युद्ध को जीत भी सकता है। अब अमेरिका ने इसे डिप्लॉय इसलिए किया था कि अगर मान लीजिए कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका या फिर सीरिया या फिर कोई अन्य देश इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर आता है, तो उसके खिलाफ अमेरिका सीधे इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से युद्ध छेड़ देगा और इजराइल की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर की वापसी
वापसी करवाई जा रही है, यानी ये अमेरिका वापस जा रहा है। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसे ले जाकर इसका रूटीन मेंटेनेंस वगैरह, चेकअप वगैरह किया जाएगा ताकि ये अगले किसी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो सके, यानी ये दोबारा लौटकर भूमध्य सागर में नहीं आने वाला है। तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे कि जो भी देश इस टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाते, जो ओटीजी ले लेता, बाद में पूरा युद्ध उसे अकेले ही लड़ना पड़ता। ये लोग कन्नी काट के निकल सकते थे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।